Hello friends, welcome to our study channel examyatra.com. So today's topic is modern Indian history. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से हमें हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से तैयार करना है सो दैट कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस अपीयर करें तो हम उसको डील कर सकें। सो हिस्ट्री को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं कि बेसिकली 4 वी कैन से इट्स अ एरा लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ancient history, medieval history. We all have heard about it. Modern history, world history, ancient history, and medieval history. So in modern history, we will also read in 2 parts, like modern Indian history and contemporary Indian history. So modern Indian history, we will start with the establishment of British rule in India, and we will conclude it with the till freedom, and after freedom what development happened कि जब ब्रिटिश स्टार्ट हमें मॉडर्न इंडिया को करना है कि यह स्टार्ट कब हुआ और जब ब्रिटिश राज इंडिया में आया उसका स्थापना हुआ, उससे वहां से लगा के कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री में आ जाएंगे कि फ्रीडम के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें क्या क्या चेंजेस किए और किस तरह से इंडिया जो है आज के सिनेरियो में हमें दिखता है। तो ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री की वर्ल्ड हिस्ट्री में हम जो वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए और वो चेंजेस एक दूसरे कंट्री पे किस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट डाला, क्या चीज़ें हुई, वो सब पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। देन एंशंट आर्ट एंड कल्चर। एंशंट आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उस एंशंट पीरियड में किस तरह की आर्ट जो थे वो हुआ करते थे, किस तरह के कल्चर जो थे वो प्रिवेलेंट थे। और एंशंट नॉन आर्ट एंड कल्चर, तो एंशंट आर्ट एंड कल्चर, एंशंट नॉन आर्ट एंड कल्चर। तो एंशंट हिस्ट्री को हमें 2 पार्ट्स में बेसिकली पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट और नॉन आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। 4th वन इज मिडाइवल। मिडाइवल हिस्ट्री को भी हमें मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर एंड मिडाइवल नॉन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बांट के हमें पढ़ना है। तो इस अप्रोच से हम होल हिस्ट्री को कवर करेंगे और इसी अप्रोच से हम जब चलेंगे तो ही इन एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस को अपीयर करेंगे तो ही हम उस स्थिति में होंगे, उस सिचुएशन में होंगे जब हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अदरवाइज होल बुक रीड करने से या कोई भी बुक उठा के आप देख लो, जो भी रिकमेंड बुक्स है उसको आप डायरेक्टली पढ़ने से आप क्वेश्चंस की का क्या डिमांड है वो आप नहीं गेस कर पाओगे, उसको अप्रोच राइट वे में नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा होल हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका रहेगा, यही बेसिकली हमें अप्रोच अपनानी है। नाउ कम ऑन द टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी जिस तरह से मैंने हिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच बताई, उसी तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ने की एक अप्रोच रखनी है कि किस तरह से हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है सो दैट हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में सक्षम हो। तो इसको भी हम बेसिकली होल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश रूल का इंडिया में किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई, और फिर किस तरह से इन्होंने एक्सपांशन किया यानी कि प्रसार किया अपना। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। ब्रिटिश पॉलिसीज मतलब ब्रिटिश राज की योजनाएं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की योजनाएं और उनका क्या प्रभाव रहा इंडियन
कल्चर पे, इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन लाइफस्टाइल पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये पढ़ेंगे। देन पार्ट 3 में आ जाते हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंडियन रिएक्शंस। इंडियन रिएक्शंस का मतलब है यहाँ पे कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज बनाई गई उनके अगेंस्ट क्या रिएक्शन आया इंडियंस की तरफ से, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, किस तरह का था, ये जो नेचर है हम इंडियन रिएक्शंस का वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरियस रिवोल्ट्स कि बहुत सारे विद्रोह हुए। रिवोल्ट्स बेसिकली विद्रोह होता है एंड मूवमेंट्स है आंदोलन। तो हम वेरियस रिवोल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड मूवमेंट्स। तो जिनमें से जैसे फेमस है INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। और इसी सीरीज में मतलब इंडियन रिएक्शंस की सीरीज में हम एक पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन इटसेल्फ एक रिएक्शन था इंडियंस की तरफ से टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जितनी हिस्ट्री कवर होती है वो कल्मिनेटेड होती है, खत्म होती है 1947 में, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जब भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिली, वहाँ ये कल्मिनेटेड होता है। उसके बाद में 1947 में के दौरान ही हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें स्वतंत्रता या फ्रीडम मिली और किस तरह से बीच में एक पार्टीशन आता है इंडिया पाकिस्तान वाला, वो टॉपिक हम कवर करेंगे कि क्या क्या इसके बैकग्राउंड रहे, किस सिचुएशन में पार्टीशन इनएविटेबल हो गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच यही रहेगी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ऐसे ही हम तीनों पार्ट्स को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं कि इनमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो हम अब चलते हैं पार्ट 1 की ओर। So here we have part 1, establishment and expansion of British rule in India। कि ब्रिटिश रूल का भारत में स्थापना और प्रसार। इसके अंदर टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे कि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मैसूर, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मराठास, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर पंजाब एंड सिख, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स and Carnatic wars। So basically in this part 1 हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि ब्रिटिश राज ने किस तरह से बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया, मैसूर के ऊपर किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया, मराठास को कैसे कंट्रोल किया, फिर पंजाब और सिख जो थे उनके ऊपर किस तरह से अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, फिर एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स है और इसी एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे असर पड़ा, ये सब हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये सारे इवेंट्स जो है ये सारे इवेंट्स आपके मिड 18th सेंचुरी के अराउंड है। तो ये सारी 18th सेंचुरी की घटनाएं हैं। So in this sequence now we have part 2. Now here we have part 2, British policies and their impact। कि ब्रिटिश योजनाएं और उनका प्रभाव। तो ब्रिटिश लोगों ने बेसिकली जो भी पॉलिसीज बनाई उनका मेजर जो है वो 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे कि बेसिकली 3 सेक्टर है जिन पे इन्होंने असर डाला। जैसे इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर है, उस पर क्या असर हुआ, सोशल सिस्टम है उस पर क्या असर हुआ, एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो है उस पर इनकी पॉलिसीज का क्या असर हुआ वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है इसमें टॉपिक रहेगा आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज।
तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में किस तरह की पॉलिसीज, जैसे ड्रेन का है कि हम भारत से किस तरह से वो इंडिया से किस तरह से वेल्थ जो है वो एक्सप्लॉइट करके इंग्लैंड के जो मार्केट्स हैं, इंग्लैंड की जो फैक्ट्रीज है, उनको डेवलपमेंट में लगाया गया, यानी कि यहाँ से ड्रेन करके वहां पे उसे डंप किया गया वेल्थ को, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज कि भारत की जो कृषि भूमि है और जो लैंड है उससे किस तरह से रेवेन्यू को एक्सप्लॉइट किया गया, रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया, उसके लिए क्या क्या सिस्टम बनाए वो पढ़ेंगे। जैसे मालवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसमें और टॉपिक आ जाता है आपका थर्ड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि अपने ग्रीड्स को पूरा करने के लिए, अपने इंग्लैंड की फैक्ट्रीज की डिमांड पूरा करने के लिए ब्रिटिश रूल ने इंडिया में किस तरह से एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन किया, यानी कि उसको व्यापारिक खेती कर दी गई, जो कृषि यहाँ के लोगों के पेट भरने में और जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को जीने के लिए जीने के टुवर्ड्स डेडिकेट थी, वो किस तरह से अब कमर्शियलाइजेशन हो गया है जिनसे। और इनसे हम देखेंगे कि आगे कमर्शियलाइजेशन होने से फूड ग्रेन में जो है वो शॉर्टेज आई, और फूड ग्रेन शॉर्टेज होने से किस तरह से भूखमरी ने आगे अपना एक्सपांड किया, ये पढ़ेंगे। फिर रेलवेज पढ़ेंगे, रेलवेज ने किस तरह से रोल प्ले किया इन सब चीज़ों में। फिर ट्रेड एंड पॉलिसीज किस तरह से जो इंडियन ब्रिटिश ट्रेड एंड पॉलिसी थी किस तरह से इंडियन ट्रेड्स पे, इंडियन फैक्ट्रीज पे असर डाला, ये। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, कि किस तरह से ब्रिटिश रूल के टाइम जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी उसने किस तरह से यहाँ के इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट जो थे उन पे किस तरह से असर डाला, यहाँ के आर्टिशियंस तो थे, जो कारीगर थे, काश्तकार थे, उनकी लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव डाला, वो पढ़ेंगे। देन आती है फेमाइन पॉलिसी, ड्यूरिंग फेमाइन किस तरह से ब्रिटिश रूल ने इसको डील किया और उसकी वजह से क्या असर हुए इंडियन लाइफस्टाइल पे, वो हम देखेंगे। तो इन पार्ट 2 फर्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इनमें ये टॉपिक जो मैंने बताए ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज सोशल पॉलिसीज। सोशल पॉलिसीज कि ऐसी पॉलिसीज जिन्होंने इंडिया के लोगों की सोशल लाइफ के ऊपर असर डाला, जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स में हमने सुना है सती प्रथा पर रोक, सबसे बड़ा जो रिफॉर्म्स था उस समय का, और उसने किस तरह से इंडियन लाइफस्टाइल के ऊपर असर डाला। सोशल लेजिस्लेशन की जो हमारे यहाँ की जो एक डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम था, कि जैसे पंचायत बैठती थी और फैसला सुना देती थी अपना, वो फैसला चाहे किसी के पक्ष में भी हो सकता था, या मतलब बायस्ड कह सकते हैं हम उसे, उस तरह के डिसीजन आते थे। पर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से सोशल लेजिस्लेशन एस्टैब्लिशमेंट किया, जिससे कि वी कैन से कि फेयर जजमेंट सुनाया जाए, उस तरफ एक इनका कदम था। नेक्स्ट है एजुकेशन पॉलिसी, कि एजुकेशन पॉलिसीज का क्या एम रहा। जो ब्रिटिश रूल है उसने इंडिया में एजुकेशन पॉलिसीज को अपने किस एम के तहत यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और उसकी वजह से क्या क्या इंडियन माइंडसेट पे क्या क्या चेंजेस आए, वो हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल पॉलिसीज। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, इकोनॉमिकल पॉलिसीज और सोशल पॉलिसीज, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पॉलिसीज। तो पॉलिटिकल पॉलिसीज कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल स्टेप्स थे इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे असर डाला, उनकी लाइफस्टाइल पे असर डाला, उनके बिजनेस पे असर डाला, किस तरीके से। तो इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस एक्ट के बारे में,
जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये सब हम जितने भी एक्ट्स है और उनसे जो मेजर चेंजेस हुए वो पढ़ेंगे। देन आता है एक्ट्स ऑफ एंड वेरियस एक्ट्स लाइक एक्ट्स ऑफ 1812, 1909, एक्ट्स ऑफ 1919, एक्ट्स ऑफ 1935। तो ये हम वेरियस जितने भी एक्ट्स थे ब्रिटिश रूल की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए फॉर द इंडियंस, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रेस पॉलिसीज, सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सिस्टम एंड जुडिशरी, कि किस तरह से ब्रिटिश एरा में इंडिया में जुडिशियल सिस्टम और जुडिशरी वर्क करती थी। नेक्स्ट हम इसमें ही पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, बेसिकली फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, कि जिस तरह से आज के सिनेरियो में हम सुनते हैं बजट की, बजट में जो भी पैसा होता है, जो भी वेल्थ होती है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, उसको किस तरह से डेवलपमेंट के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, वैसे इसी तरह से फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत लंबे अरसे के बाद, स्ट्रगल के बाद इंडियंस के हाथ में एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम पावर आई थी, जिसमें ब्रिटिश रूल ने ये इंट्रोड्यूस किया कि हम फाइनेंस का जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, कि कुछ बजट जो है वो प्रोविंस गवर्नमेंट के को देंगे फॉर डेवलपमेंट। ये इसमें पढ़ेंगे हम। फोर्थ वन इज पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में वही फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि जब बहुत सारे रिएक्शंस होने लगे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ब्रिटिश ने सोचा कि इंडियंस को कुछ पावर दी जाए जिनसे एटलीस्ट वो पॉलिटिकली सेटिस्फाइड रहे कि यस वी आल्सो हैव सम पावर इन आवर हैंड, दिस इज आवर लैंड एंड वी हैव द पावर टू मेक अ रूल। So just to satisfy them, they give British government give Indians a minimal powers. So we will discuss in local self government. And next is law making institution and legal system, कि किस तरह से ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में लॉ का फॉर्मेशन होता था, किस तरह से कानून बनाए जाते थे और किस तरह का लीगल सिस्टम वर्क करता था। बेसिकली हम इस पॉलिटिकल पॉलिसीज में कवर करेंगे। सो हियर पार्ट 2 में जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3। In that we will discuss about Indian reaction. Indian reaction में हम पढ़ेंगे revolts and movements. तो revolts में basically famous revolts is revolt of 1857 and various revolts also, like peasant revolts and tribal revolts, and we will discuss those things also. Like peasant revolt, tribal revolts. These all things we also will discuss in this part. And movement यानी आंदोलन। आंदोलन इसका मतलब है विद्रोह। आंदोलन में बेसिकली हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट इन इटसेल्फ इंडिकेट्स द रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन people. So this whole thing, whole events will culminated in 1947 with freedom. So ये सारे event जो है उनका culmination कहाँ होएगा? 1947 में freedom मिलने के साथ, ठीक है, when India will got freedom from the British
रूल। इसी के साथ एक टॉपिक आएगा हमारा पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या इसका बैकग्राउंड रहा, क्या सिचुएशन थी, ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस टॉपिक में पार्ट थ्री में हम कवर करेंगे। इसके साथ भी कुछ हम तो बेसिकली इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 को मैंने ऑल पार्ट्स को मैंने थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करके बताया कि इन चीज़ों में हम इन पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको इजी रह सके, या तो आप साथ साथ में कोई बुक अगर प्रिफर करना चाहो तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर देती हूँ। बुक्स बाय ग्रोवर्स, तो मॉडर्न हिस्ट्री बाय ग्रोवर्स, ये आपको मेंस के लिए हेल्प करेगी। और एक आप खरीद लीजिए स्पेक्ट्रम। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम आपको प्री के लिए बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें जो जितने भी इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वो सीक्वेंस वाइज आपको दे रखे हैं। सो आपको आसानी होगी चीज़ें समझने के लिए, और हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को क्रॉनिकली समझने के लिए। तो ये 2 बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। और भी कुछ बुक्स होगी तो वो मैं लेटर ऑन आपको इसमें ऐड करवा दूंगी, आपको बता दूंगी। सो with all this part 3 our class is going to end. I hope you like this session. Thank you very much.